हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम सिमरनजीत मान। देखो, जैसे जैसे प्रीलिम्स क्लोज आता है एंग्शियस फील होना नेचुरल है, सबके साथ होता है, घबराना नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि दिस शोज दैट यू आर वरीड अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। सो कीप अप दी हार्ड वर्क, अपना शेड्यूल फॉलो करते रहो, इंपॉर्टेंट चीज़ें कंप्लीट करते रहो। PYQs you already know are very important for your prelims preparation, so we will continue with our 10-year PYQ marathon sessions. लास्ट 2 वीडियोस में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 सेक्शंस कंप्लीट किए हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ एंड IT एंड कंप्यूटर्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के सारे लास्ट 10 ईयर्स के PYQs। स्टार्ट करते हैं 2025 से। 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन वाज, विद रेफरेंस टू unmanned aerial vehicles, consider the following statements. All types of UAVs can do vertical landing. All types of UAVs can do automated hovering. All types of UAVs can use battery only as a source of power supply. तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज पे अप्लाई नहीं होती हैं। उन यूएवीज पे अप्लाई होती हैं जिनमें रोटर ब्लेड्स होते हैं, जो क्वाडकोप्टर्स, वो ऑटोमेटेड हावरिंग कर सकते हैं क्योंकि थ्रस्ट और ग्रेविटी को वो बैलेंस कर सकते हैं। वो वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं, बैटरी से चल सकते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना होता, ज़्यादा पेलोड नहीं होता। लेकिन जो मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स होते हैं, जैसे MQ-9 रीपर ड्रोन है जो इंडिया US से इंपोर्ट कर रहा है, उन ड्रोन्स या यूएवीज में फिक्स्ड विंग होता है। फिक्स्ड विंग मतलब जैसा एरोप्लेन में होता है, तो उन्हें रनवे की ज़रूरत पड़ती है, वर्टिकल लैंडिंग टेक ऑफ नहीं कर सकते, हवर नहीं कर सकते, और उन्हें चाहिए होता है डीजल पेट्रोल। कुछ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स भी चलते हैं। ओके, सो तीनों स्टेटमेंट्स हर तरह के यूएवीज पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आंसर विल बी डी, नन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज Cl20, HMX एंड LLM105? PIB में आया था ये आपके प्रीलिम से लगभग आई थिंक 6-7 महीने पहले, द हिंदू में भी आया था। आंसर है बी, दीज आर एक्सप्लोजिव्स यूज्ड इन मिलिट्री वेपन्स। आसान क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी स्पेसिफिक है और इतना फेमस न्यूज़ भी नहीं था। तो जब भी न्यूज़ पढ़ते हैं इन पे फोकस करना है। कुछ भी हटके जो चीज़ आती है न्यूज़ में, कोई टर्म वगैरह, उनको ध्यान रखना है इफ़ दे आर स्ट्रेटेजिकली और नेशनली इंपॉर्टेंट। ओके, आंसर इज बी। Consider the following space missions: Axiom 4, SpaceX, Gaganyaan. How many of the space missions given above encourage and support microgravity research? तीनों पिछले साल न्यूज़ में थे। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च क्या होता है? जब भी हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को या फिर अपने कोई भी जो साइंटिस्ट हैं उनको स्पेस में भेजते हैं, तो वहाँ पे हम माइक्रोग्रेविटी रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में क्या होता है, हम पता लगाते हैं कि प्लांट ग्रोथ, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन बोन डेंसिटी, इन सब पे क्या असर पड़ता है उन एनवायरनमेंट्स का जहाँ पे अर्थ से अलग ग्रेविटी है, जैसे कि स्पेस या फिर किसी दूसरे प्लानट पर। ओके, इन तीनों जो मिशंस हैं, इन तीनों में ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च हुई थी, क्योंकि तीनों किसी ना किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है और जो गगनयान है उनके लिए तैयारी की जा सके। क्योंकि गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में अल्टीमेटली हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, और उसके बाद हम शायद मार्स पे भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं। तो जब भी लंबे टाइम के लिए एस्ट्रोनॉट्स बाहर जाएंगे तो उन्हें फूड का सोर्स चाहिए, उनकी हेल्थ पे उन कंडीशंस का क्या असर पड़ता है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सके। ओके, तो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च तीनों का पार्ट था, एक्सियोम 4 का भी, स्पेडेक्स का भी और गगनयान का भी। विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: एयरक्राफ्ट टाइप, डोर्नियर 228, IL-76, C-17 ग्लोब मास्टर 3। डोर्नियर 228 इज अ मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। हम इंडियन ओशन में इससे मिलिट्री डिप्लोमेसी करते हैं। जो हमारे नेबर्स हैं इंडियन ओशन में, उनको हम प्रोवाइड करते हैं ये आइदर थ्रू गिफ्ट और थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट,
या फिर सेल भी करते हैं। ओके, IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं। मोस्टली जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उनके नाम आपको पता है, मिग, राफेल, सुखोई, तेजस। IL-76 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है। C-17 ग्लोब मास्टर 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये मोस्टली वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो दूसरे एयरक्राफ्ट को कैरी करते हैं और बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं या फिर टैंक्स उनको भी बैटलफील्ड तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट था। आंसर वाज ओनली टू बी। ओके, GPS aided geo augmented navigation गगन uses a system of ground stations to provide necessary augmentation. Which of the following statements is correct with respect to गगन? क्वेश्चन में ही बता रहा है कि गगन क्या करता है, जो हमारा जीपीएस है उसको ऑगमेंट करता है, उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करता है, मेक श्योर करता है उसका कोई एरर हो तो उसको रेक्टिफाई कर दे, और किसी तरह की जो हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स होती हैं उनमें किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। ओके, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। ट्रू। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रू। हाई क्वालिटी एंड यूनिफॉर्म होगा क्योंकि बेटर डेटा होगा। सिर्फ जीपीएस के डेटा पे हम डिपेंड नहीं करेंगे, ग्राउंड स्टेशंस के बेसिस पे भी हम उस डेटा को ऑगमेंट करेंगे। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। गलत है ये, क्योंकि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और जो हाईवेज फ्लीट मैनेजमेंट होती है उसमें भी गगन यूज होता है। ठीक है, तो आंसर विल बी डी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024 से। विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स RTGs, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। RTGs आर मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स। गलत है। RTGs, टी जो स्टैंड करता है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, TG थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर फिजन रिएक्टर्स नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं वो वर्क करते हैं सीबैक इफेक्ट पे। कुछ ऐसे मटेरियल्स या कुछ ऐसे कंबाइंड मटेरियल्स जो हीट को पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए ये वो मटेरियल है, अगर ये हीट होता है तो इसके जो एंड्स हैं उस पे आपको एक वोल्टेज डिटेक्ट होगा, 2 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे। ओके, तो फिजन रिएक्टर्स नहीं है, ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गई तो आंसर हमारा बी वैसे ही आ जाएगा। फिर भी देख लेते हैं। RTGs आर यूज फॉर पावरिंग द ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। यस, दिस इज करेक्ट। RTGs यूज होते हैं स्पेसक्राफ्ट में, स्पेस मिशंस में। मेनली स्पेस मिशंस में हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं, बट डेफिनेटली देयर आर टाइम्स व्हेन सोलर एनर्जी इज नॉट अवेलेबल। ओके, सो वहां पे RTGs यूज होते हैं। RTGs कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन्स डेवलपमेंट। दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो हीट है थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स को वर्क करने के लिए जो नीडेड होती है वो आती है हमारे प्लूटोनियम 238 के डेके से। डिके होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन रडार्स बी यूज्ड? दिस इज रॉन्ग, दीज टू आर करेक्ट। जरा सोचो, रडार्स का काम क्या है? सिग्नल सेंड करना, वापस रिसीव करना, चेक करना कि सिग्नल कितनी देर में रिसीव हुआ। अगर रिसीव नहीं हुआ मतलब कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। ज़्यादा रडार होंगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रडार होगी तो एक तरह से आउटलाइन क्रिएट कर देगा जो ऑब्स्टेकल है उसकी। ओके, ऑप्शन 1 कह रहा है कि आइडेंटिफाई कर लेगा नार्कोटिक्स को। नहीं, रडार सिर्फ एक आउटलाइन क्रिएट कर सकता है, वो भी बहुत हाई लेवल रडार। जो सिंपल रडार होता है वो तो बस ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि सामने कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं है और कितनी दूर है। क्या मटेरियल है सामने उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, स्पेशली उसका नेचर। ओके, सो जो मेट्रो स्टेशन या एयरक्राफ्ट पे होते हैं, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, रडार्स जो उसको यूज करते हैं उस बॉक्स में, उसको देखते हैं कि क्या है अंदर, उन्हें सस्पिशियस लगता है, उसके बाद चेक करते हैं, फिर पता लगता है कि नार्कोटिक्स है या नहीं है। ओके, हाँ, लेकिन मॉनिटरिंग और प्रेसिपिटेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे मैंने बोला था कि ऑब्स्टेकल्स, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स, प्रेसिपिटेशन के जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी ऑब्स्टेकल्स की तरह होते हैं, उनको ये कर सकता है आइडेंटिफाई। ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, आंसर विल बी बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट राफेल, MiG-29, तेजस, MK1। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? एक भी नहीं है। राफेल इज 4.5, तेजस अर्लियर वाज
4, now it has been upgraded to 4.5, MiG is 4. ओके, सो इनमें से कोई भी 5 नहीं है. जो 5th जनरेशन हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं. स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज उनमें होती है. स्टेल्थ मतलब कि रडार्स वगैरह से छिपने की कैपेबिलिटीज़. सेंसर फ्यूजन होता है, काफ़ी तरह के सेंसर्स होते हैं. ठीक है, अभी तक हमारे पास नहीं है, वी आर ट्राइंग टू डेवलप. 5th इज एक्चुअली द मोस्ट एडवांस्ड aircraft currently in world. Some countries have started developing 6th generation also, but some this example अगर मैं आपको बताऊं तो F-35 जो अमेरिका का है, that is a 6th generation, sorry 5th generation. 6th generation अभी stages of development में है, but it is still classified और अभी available नहीं है. तो आंसर इज डी, none. नेक्स्ट मूव करते हैं. Next question was, consider the following pairs objects in space description: Cepheids, nebulae, pulsars. Please try to understand. Nebulae क्या होता है? Nebula आपने पढ़ा है. Nebula is the birth of a star. एक तरह का giant clouds of dust and gas होता है. Okay? Cepheids क्या होता है? Stars which brighten and dim periodically. Brighten dim ऐसे करते हैं. ओके, पल्सर्स होते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मासिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स. रोटेटिंग स्टार्स होते हैं एक्चुअली ये. ओके, तो ऑप्शंस इस तरह इन्होंने सेट किए थे कि इन दोनों को जंबल कर दिया था और ये करेक्ट है. ठीक है, तो 1 and 2 इज रॉन्ग, 3 इज करेक्ट. करेक्टली मैच्ड ओनली 1 पल्सर्स. क्लियर? ये सारे जो हैं न्यूज़ में रहते हैं. मैंने भी काफ़ी वीडियोस में ये एक्सप्लेन भी किए थे बच्चों को. ठीक है, इन पे ध्यान रखना चाहिए. पल्सर्स, सेफाइड्स, नेबुलाई, स्टार्स की जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, वाइट ड्वार्फ, रेड ड्वार्फ, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, ये सब क्या होते हैं. ठीक है, आंसर इज ए ओनली 1. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? ऑस्ट्रेलिया नो, कनाडा नो, कनाडा जीपीएस यूज करती है. इजराइल के पास नहीं है. सिर्फ वो कंट्री जिसके पास सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है वो है जापान. देखो, जो ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है वो है यूएस के पास, रशिया के पास, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास. ठीक है, जो रीजनल है हमारा वो है इंडिया के पास हमारा IRNSS और जापान का QZSS. ठीक है, एक लेटेस्ट है चाइना का बाइडाउ, BEIDOU. वो कितना वर्किंग है अभी पता नहीं है, लेकिन अगर उसको हम इंक्लूड कर ले तो चाइना, रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जो यूएस है उसके पास ग्लोबल वाले हैं जो पूरे अर्थ को कवर करते हैं, और जो रीजनल वाले हैं वो इंडिया और जापान के पास हैं. इन तीनों कंट्रीज में से किसी के पास नेविगेशन सिस्टम्स नहीं है. Consider the following statements. Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight. Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid fueled intercontinental ballistic missiles. Ballistic missiles क्या होती हैं? Ballistic missiles ट्रेजेक्टाइल की तरह जाती हैं, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री में जाती हैं. मैंने प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री को जोड़ के ट्रेजेक्टाइल बोल दिया. जो एक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री में जाती हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे को दूर मेरे और एक टारगेट के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल है. ठीक है, तो लेकिन मेरे को एग्जैक्टली पता है उस जो टारगेट है उसकी लोकेशन. तो मैं यहां से अपनी मिसाइल को लॉन्च करता हूं और एक लेवल तक मैं उसको पावर करता हूं, उसके बाद पावर खत्म हो जाती है, उसके बाद वो अपनी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है. ट्रेजेक्ट्री मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बेस्ड ऑन फिजिक्स. यही बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं. ठीक है, क्रूज मिसाइल्स डिफरेंट होती है. क्रूज मिसाइल्स जब तक अपने टारगेट को हिट करती है तब तक वो पावर्ड रहती हैं, वो मैन्यूवर कर सकती हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है अगर उनके टारगेट ने चेंज किया तो. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. अब इस ऑप्शन स्टेटमेंट 1 में देखोगे तो इसने उल्टा कर दिया है. ठीक है, तो ये गलत है. अग्नि 5 को बोला है मीडियम रेंज. अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है.
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, तो ये क्रूज मिसाइल नहीं है, ये क्रूज मिसाइल है हमारी ब्रह्मोस, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग, डी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, अगर आप इस फ्रेज को ही समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में ये काइनेटिक वेपन्स होते हैं जो स्पेस में रखे जाते हैं। एनर्जी की इनको जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है अगर स्पेस से कोई भी चीज छोड़ी जाएगी तो ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ आएगी, लेकिन वो सीधा नहीं ड्रॉप होगी, एक ट्रेजेक्ट्री, एक तरह की ऑर्बिट को फॉलो करते हुए वो डी ऑर्बिट होगी, धीरे 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 अर्थ की तरफ आएगी। अगेन फिजिक्स के बेसिस पे अगर कोई टारगेट है तो हम कैलकुलेट करके किस टाइम पे रिलीज करना है, अगर थोड़ी वेलोसिटी देनी है तो वो वेलोसिटी दे सकते हैं, वो धीरे धीरे डी ऑर्बिट होगी और जो टारगेट होगा उसको बॉम्बार्ड कर देगी। इनको काइनेटिक वेपन्स बोलते हैं, और इनफैक्ट बोला जाता है इनको रोड्स ऑफ गॉड। आंसर विल बी सी। अ मिसाइल is put into a stable orbit around the earth and deorbits over a target on the earth. Clear? Next question is, if a major solar storm or solar flare reaches the earth, which of the following are the possible effects on earth? इसने हमको दिए हैं 7 इफेक्ट्स। पहले हम सोलर फ्लेयर्स अगर एक बार हमें समझ में आ जाएंगे तो इफेक्ट्स अपने आप हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा इफेक्ट कौन सा नहीं है। सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं? जो हमारा सन है वहाँ पे काफ़ी तरह के मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं, स्पेशली जो सन स्पॉट्स होते हैं उन पे मैग्नेटिक एनर्जी इतनी कंसंट्रेट हो जाती है कि एक तरह का मैग्नेटिक रिकनेक्शन होता है और वो मैग्नेटिक एनर्जी वहाँ से रिलीज होके अर्थ की तरफ ट्रेवल करती है। ठीक है, अर्थ की हमारी मैग्नेटिक फील्ड है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कई बार वो मैग्नेटिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि आयोनोस्फेयर हमारा जो है वो अफेक्ट होता है। और ये मैग्नेटिक एनर्जी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप मानो तो आसान रहेगा आपको समझने में कि जो भी फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली अफेक्ट हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम, वो सारा इससे अफेक्ट होगा, उसके अलावा कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। जीपीएस एंड नेविगेशन, यस। सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, सुनामी सीज्मिक एक्टिविटी की वजह से होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का इनसे कोई मतलब नहीं है। पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड, यस, अगेन मैंने बोला जैसे इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है। इंटेंस अरोरास कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, यस। अरोरास अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस नॉर्थ साउथ पोल पे होते हैं, लेकिन जब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स इतने इंटेंस होंगे तो कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड से एस्केप कर सकते हैं। मोस्टली हमारी मैग्नेटिक फील्ड उनको डाइवर्ट कर देती है टुवर्ड्स पोल्स, लेकिन कुछ एस्केप करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ में क्रिएट कर सकते हैं। फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द अर्थ, सन से आग नहीं आ रही है, एज आई सेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मोस्टली मैग्नेटिक आती हैं, तो उसका आग से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्बिट्स द सैटेलाइट्स, ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब्ड, ओके। तो आंसर विल बी 1 3 4 6 7, 1 3 4 6 7, आंसर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट। Which one of the following is the reason why astronomical distances are measured in light years? अब देखो एक चीज ध्यान रखो, कुछ भी अगर we will use as a measure, as a tool of measurement और as a unit of measurement, तो सबसे पहली उसकी जो प्री रिक्विजिट है वो खुद कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हमारा स्केल जिससे हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं वो बार बार चेंज हो रहा है तो दैट इज नॉट एक्चुअली इवन कंसिडर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ अ measurement tool, okay. First and foremost condition is the thing that we are using to measure something must be constant, okay. Light को हम इसलिए यूज करते हैं, लाइट ईयर को, सॉरी, क्योंकि लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, आंसर इज डी, ओके। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The experiment will employ a trio of spacecraft flying in formation in the shape of an equilateral triangle that has sides 1 million kilometers long with the lasers shining between the craft. The experiment in question refers to, यह है एडवांस्ड वर्जन लीगो का। लीगो में हम मिरर्स यूज करते हैं, लेजर्स रिफ्लेक्ट कराते हैं बीच में, टाइम नोट करते हैं, अगर
टाइम में कोई चेंज आता है रिफ्लेक्शन के, इसका मतलब अ ग्रेविटेशनल वेव हैज पास्ड अक्रॉस द लेंथ ऑफ दिस सेटअप। अब इसका इवोल्ड वर्जन, जो एडवांस वर्जन, वो है इवोल्ड लीजा, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। क्योंकि स्पेस में अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे तो जो आर्म्स की लेंथ होगी वो काफी लंबी होगी, और छोटे से छोटा जो चेंज होगा टाइम में, जो लेजर्स जो रिफ्लेक्ट होने वाली है मिरर्स के बीच में, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और काफी सारी ग्रेविटेशनल वेव्स जो हम अर्थ पे नहीं डिटेक्ट कर पाते, वो इस एंटीना से, ई लीजा से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर विल बी डी, इवोल्ड लीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the measurement estimation of which of the following are satellite images remote sensing data used? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स मतलब कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो होती हैं लगातार अर्थ की पिक्चर लेती हैं, सिर्फ नॉर्मल विजिबल लाइट में नहीं लेती, स्पेक्ट्रम जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है उसमें डिफरेंट जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज है उन पे भी लेती हैं, क्योंकि डिफरेंट जो सब्सटेंसेस या डिफरेंट सरफेसेस होते हैं उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो डिफरेंट तरह की लाइट्स को या फिर डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिफ्लेक्ट या फिर अब्जॉर्ब करती हैं। ओके, अब जब रिमोट सेंसिंग का आपने पता है कि एप्लीकेशन होती है, हम पता लगाते हैं कि कितनी इस बार खरीफ क्रॉप उगाई जा रही है, कितनी रबी क्रॉप उगाई जा रही है, कितना फॉरेस्ट डेंस है, कितनी कनोपी रेयर है, डेंस है, कितनी क्या कहते हैं फॉरेस्ट कट चुके हैं, वो कैसे करते हैं हम इन्हीं इमेजेस से करते हैं। तो क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन वो इसी के बेसिस पे होता है, तो दिस विल बी करेक्ट। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ ए स्पेसिफिक फ्रॉम ए स्पेसिफिक लोकेशन, जैसा मैंने बोला कि वो डिटेक्ट कर सकती हैं, डिफरेंट तरह की वेवलेंथ्स होती हैं, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो भी अलग तरह की वेव्स को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको रिफ्लेक्ट या अब्जॉर्ब करती हैं, तो हम ये करेक्ट है। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है दैट इज डिटेक्टेबल थ्रू इंफ्रारेड लाइट। ओके, सो आंसर विल बी डी 1, 2 and 3. Recently, scientists observed the merger of a giant black hole billions of years light away from the Earth. What is the significance of this observation? जो ग्रेविटेशनल वेव्स हम ई लीजा या फिर लीगो से डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस कैसे हुई थी? वो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई थी इसी वजह से। ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी आसानी से प्रोड्यूस नहीं होती, ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव कोई इंसिडेंट टेक प्लेस करता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स में, और मर्जर ऑफ ब्लैक होल्स इज वन सच इंसिडेंट। ओके, सो मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे, इसकी वजह से इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड। ओके, what is terminal high altitude area defense THAAD, sometimes seen in news? Okay, an Israeli radar system? No, Israeli radar system हमें पता है आयरन डोम है। इंडियाज इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम? नहीं है ऐसा कोई हमारा जिसका नाम THAAD हो। एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, ये आंसर करेक्ट है। जिस तरह से हमारा S-400 है जो हमने रशिया से इंपोर्ट किया है, उसी तरह का एक नॉट वेरी सिमिलर, थोड़ा सा अलग, वो है THAAD, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, आने वाले किसी खतरे से बचाने के लिए। ओके, तो आंसर इज सी। विद रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, consider the following statements. IRNSS has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbits. Yes, this is correct. IRNSS को बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा मैंने बोला इंडिया के पास रीजनल है नेविगेशन सिस्टम है, ग्लोबल नहीं है। IRNSS कवर्स एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। नो, ओनली 1500 किलोमीटर आउटसाइड द बाउंड्री, सो दिस इज इनकरेक्ट। India will have its own satellite navigation system with full global coverage by the middle of 2019. हमारा प्लान सिर्फ एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम बनाने का था। GPS इज हाईली मतलब कि ग्लोबल जो पोजिशनिंग सिस्टम है दैट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव। ओके, सो आंसर इज ए, ओनली 1।
Consider the following statements. Light is affected by gravity. Universe is constantly expanding. Matter warps its surrounding space-time. Which of the above are the predictions of Albert Einstein's general theory of relativity often discussed in media? अब प्लीज इसे समझो. जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक अलग तरह का फोर्स है. उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, एक स्पेस टाइम फैब्रिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इमेजिन किया था. ये मान लो जैसे कि एक स्ट्रेच्ड फैब्रिक है. उस स्ट्रेच्ड फैब्रिक पे मान लो मैं एक बॉल रख देता हूं, तो वो बॉल क्या करती है, उस स्ट्रेच्ड फैब्रिक को नीचे की तरफ दबाएगी. मैटर वार्प्स इट सराउंडिंग स्पेस टाइम. इमेजिन करो, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था. और इसी तरह से जो ग्रेविटी का फोर्स वो एक्ट करता है, मतलब कि स्पेस टाइम को वार्प कर देता है और उसके अराउंड जो भी फिर कॉन्टूर्स बनते हैं उसी के बेसिस पे उसके अराउंड के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रेविटी को महसूस करते हैं. ओके, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी. जैसे मैंने बोला, जैसे ही वो उसको स्पेस टाइम को वार्प करता है, उसके अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट या फिर कुछ जो भी चीजें होती हैं वो उसी तरह से अफेक्ट होती हैं, उसी कॉन्टूर्स या फिर उसी जो जिस तरह से स्पेस टाइम फैब्रिक वार्प हुआ है उसी को फॉलो करती हैं. तो लाइट ऑल्सो फॉलोज द सेम. ओके, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी एंड यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग. यू ऑलरेडी नो दिस. सो आंसर इज डी 1, 2 and 3. Okay, space time fabric, please understand it is like a, we can imagine it like a stretched fabric. जैसे चार लोगों ने एक लेट्स से ब्लैंकेट को बड़ा खींच के रखा हुआ है, उस पे हमने एक भारी बॉल रखी, उसको हम अर्थ या फिर सन मान लेते हैं. तो उसी तरह से उस फैब्रिक को, जिस तरह से वो भारी ऑब्जेक्ट, राउंड ऑब्जेक्ट उसको दबाता है, उसी तरह से हमारा जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसी तरह से जो स्पेस टाइम फैब्रिक है उसको अफेक्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. PSLVs लॉन्च द सैटेलाइट्स यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग और GSLVs आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट. PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. GSLV की है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स. ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं क्योंकि उन्हें हमेशा अर्थ के रिस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रहना होता है. ओके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पोलर सैटेलाइट या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग के लिए और कम्युनिकेशन के लिए. सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन. मैंने बोला GSLV इनको लॉन्च करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. GSLV MK3 is 4 stage. No, this is 3 stage. तो आंसर विल बी A1 ओनली. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म्स इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. अगर आपको दो टर्म्स भी बताया देन योर वर्क इज डन. इवेंट होराइजन, एक ब्लैक होल के अराउंड एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस, अगर उसको कोई भी चीज क्रॉस कर जाती है तो वो ब्लैक होल की ग्रेविटी को एस्केप नहीं कर सकती. इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम देयर. ओके, क्लियर. ये जो स्फेरिकल सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन. सिंगुलैरिटी वो पॉइंट होता है स्पेस में जहां पे वॉल्यूम जीरो होती है, मतलब कि जो सारा मास है वो ऑलमोस्ट जीरो वॉल्यूम, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली जीरो वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है. मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज जीरो, मतलब डेंसिटी इज इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं हम सिंगुलैरिटी. ये सब चीजें किससे रिलेटेड है? ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स से. उसी तरह से स्ट्रिंग थ्योरी एक थ्योरी है जो सब चीज को एक साथ समझाने की कोशिश करना चाह रही है, और स्टैंडर्ड मॉडल जिसमें हम डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स को की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, आंसर ए. Which one of the following is the best description of INS अस्त्रा धारिणी? अस्त्रा धारिणी काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है. दिस वाज एक्चुअली आंसर सी, टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल. तो जो भी
डिफरेंट वेपन सिस्टम्स न्यूज़ में रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और एक्चुअल उनकी डिस्क्रिप्शन हमें पता होनी चाहिए। कई बार इवन जो मिसाइल्स होती हैं उनकी रेंज भी पूछता है, जैसे अग्नि 5 के बारे में पीछे पूछा था। ओके 47th, व्हाट इज ग्रीस लाइटनिंग 10 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? अगेन ग्रीस लाइटनिंग 10 जो GL10 था वो था एक 10 इंजन इलेक्ट्रिक प्लेन, एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ओके ये डेवलप किया था नासा ने। आंसर ए, इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। विद रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट, the astronomical observatory launched by India, which of the following statement is are correct? Other than USA and Russia, India was the only country to have launched a similar observatory in space. Nahi, India was the 4th country. Okay. Astrosat is a 2000 kilogram satellite placed in an orbit at 1650 kilometer above the surface of the earth. ये गलत है। ऑब्जर्वेटरीज मोस्टली हम क्लोजर टू दी अर्थ रखते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट्स में। 1650 इज टू हाई। ओके क्लोजर इसलिए लगते हैं ताकि हम अच्छी तरह से अर्थ को ऑब्जर्व कर पाए। ओके सो नाइदर 1 नाइदर 2, आंसर डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन। यस मोम। Made India the second country to have a spacecraft orbit the Mars after USA? No, this is not correct. Made India the only country to be successful in making its spacecraft orbit in the Mars in its very first attempt? Yes, this is correct. And this is why Mars orbiter mission Mangalyaan was very famous. Okay, we were able to do it in the first attempt, which nobody was able to do. So answer will be C, 1 and 3. Yes. Okay. So with this, our this defense and space technology is completed. अब लास्ट जो वीडियो होगी उसमें कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं जो इन जनरल काफ़ी जगह से आते हैं, जनरल साइंस से या फिर नैनो टेक्नोलॉजी से, तो उनको हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। शायद मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, बट मेक श्योर कि यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद योर PYQs. If you do this, it will be really really helpful in your prelims. Okay, so with this I'm going to end the video. Take care, all the best.